So what we studied yesterday, like सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके फेजेस क्या होते हैं। आई मीन जस्ट एक ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। एक्सक्यूज मी। या सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होता क्या है, तो पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस का, उसके बाद डिजाइनिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग होता है, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो एक एक हमने देखा है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस कौन करता है, तो ये बीए टीम करती है। बीए एक सेपरेट टीम होता है। डिजाइनिंग कौन करता है, तो आर्किटेक्चरल डिजाइन बोलते हैं इसको, जो डिजाइन डॉक्यूमेंट करता है। तो कौन करेगा, तो ये मोस्टली आर्किटेक्ट करता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग, जो मेन डेवलपर्स होते हैं वो करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इन द सेंस किस तरह से कोडिंग करना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सब किसके बेस पे करेगा, तो डिजाइन डॉक्यूमेंट के बेस पे करेगा। एंड ऑफ द डे जब पूरा कोडिंग हो जाएगा और वो एक वर्किंग कोड रहेगा, वो टेस्टिंग के लिए आपके पास आएगा। तो फोर्थ जो स्टेप है वो हमारा है। हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं वो यहाँ पे करेंगे। जैसे ही हम लोग टेस्टिंग करके इश्यूज सारे रिजॉल्व हो जाएंगे और सब प्रोडक्ट स्टेबल है, रेडी फॉर प्रोडक्शन है, तो फिर वो डिप्लॉयमेंट में जाएगा। डिप्लॉयमेंट में जाने के बाद वो एक्चुअल यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। दैट मीन्स व्हाट, प्रोडक्शन में हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स ऑल्सो विच वी यूज। आर्टिफैक्ट्स ने जैसे हमारे रिलीज डॉक्यूमेंट्स है और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, वो भी हम लोग इसमें रखते हैं। एंड देन देर इज अ मेंटेनेंस फेज विच इज लाइक एवरी सॉफ्टवेयर को एक मेंटेनेंस लगता ही है। मेंटेनेंस मीन्स व्हाट, मेंटेनेंस में कोई भी प्रोडक्शन इश्यूज आता है उसको हम लोग हैंडल करते हैं। और प्रोडक्शन के साथ में भी अगर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है और उनको ऐसा लगता है कि इस सॉफ्टवेयर में और भी गुंजाइश है मॉडिफिकेशन की, जिससे हम लोग उसको और इजीली यूज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से फिर रिक्वायरमेंट भी आती है। तो जब यहाँ पे मेंटेनेंस में रिक्वायरमेंट आती है, उसको हम लोग बीआरडी डॉक्यूमेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट बोलेंगे। तो चेंज लॉग होता है, चेंज रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। रिक्वायरमेंट अगर हम लोग स्क्रैच से प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसको बीआरडी डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। लेकिन अगर एक बार प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है और उसमें कुछ एनहांसमेंट हो रहा है तो उसको चेंज रिक्वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड द चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। So let's begin with the next topic which we wanted to discuss today is various model of software development life cycle. So basically सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल का तो एक ओवरव्यू हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या क्या फेजेस होते हैं। पर उसके बाद सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया है, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या डिफाइन हुआ, तो वो हुआ था द वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल इज द फर्स्ट मॉडल विच एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अब वाटरफॉल में क्या होता था, लेट्स सी। इट इज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस्ड। अभी ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि इनिशियली क्या होता था कि आपको पता होता था एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में आपको प्रोडक्ट डेवलप करके देना है। एंड नाउ पहले इतना मेच्योर नहीं था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो पहले ही हम लोग पहले बोलते थे कि आपको क्या बनाना है वो बताओ, उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा होता था, लेट्स से अगर प्रोजेक्ट में 1 या 2 साल का डेवलपमेंट है, तो फिर दैट मीन्स क्या होता था, एंड यूज़र जो कस्टमर है जिसने रिक्वायरमेंट दिया उसको 2 साल बाद वो वर्किंग मॉडल उसको दिखता था। दैट मीन्स उसको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पूरा का पूरा 2 साल वेट करना पड़ता था, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। आई मीन 2 साल इज़ वेरी बिग ड्यूरेशन। तो वो ड्यूरेशन को हम लोगों ने कट ऑफ करने के लिए अलग अलग और आगे जाके मॉडल्स बनाए हैं। बट वी जस्ट हैव टू स्टिक टू विद दिस बिकॉज दिस इज द फर्स्ट मॉडल। अभी भी कंपनीज में जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको वाटरफॉल में ही काम किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट मॉडल। सो इट इज ऑल्सो प्रिफर्ड टू एज अ लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। लीनियर सिक्वेंशियल क्या होगा, यानी एक चीज खत्म होगी तभी दूसरा होगा। यानी अगर हम लोगों ने बिजनेस एनालिस्ट का बोला है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगा, साइन ऑफ नहीं होगा, तब तक हम डिजाइन डॉक्यूमेंट के लिए नहीं जाएंगे। यानी एक स्टेप बाय स्टेप है, यानी इसमें पैरेलल कुछ भी नहीं होगा। इसमें एक एक स्टेप खत्म हो गया रिक्वायरमेंट गैदरिंग का तो डिजाइन में जाएगा, डिजाइन का खत्म हुआ तो फिर डेवलपमेंट में जाएगा, और डेवलपमेंट खत्म हुआ तो टेस्टिंग में आएगा। कोई भी चीज पैरेलल नहीं होगी, इट्स लाइक सिक्वेंशियल, ठीक है। इट इज अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज। अभी अगर आप इस मॉडल को देखोगे तो यू कैन कंसिडर दिस एज गुड एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी जो हमने पढ़ा है वही इसको यहाँ पे कंसिडर करो। तो आप इमेजिन करो कि जैसे लेट्स यही कर लेते हैं।
जैसे यहाँ पे कैसा था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग था, रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन था, कोडिंग था, टेस्टिंग था, डिप्लॉयमेंट था। तो बेसिकली यही वाला आप समझ लो कि ये वाटरफॉल मॉड्यूल में भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो जो डिफाइन किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, उसको ही वाटरफॉल बोल के हम लोगों ने यूज करना चालू कर दिया था। ठीक है, इन दिस मॉड्यूल ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड फुल्ली बिफोर द नेक्स्ट फेज। मैं जैसे बोला कि पहले एक फेज को कंप्लीट होना है, उसके बाद ही नेक्स्ट फेज को आएगा। दैट मीन्स व्हाट, अगर बीए रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहा है तो बीए रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बीच में हम लोग डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाना नहीं चालू करेंगे। जब तक वो साइन ऑफ नहीं आता है तब तक वो प्रिपरेशन नहीं होगी कि क्या हम लोगों को प्रोडक्ट में बनाना है, किस तरह से आर्किटेक्ट को कुछ डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें कब होगी, तभी होगी जब एक स्टेप खत्म होगा तब दूसरा। जैसे डिजाइन डॉक्यूमेंट बनने के बाद ही कोडिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें सिक्वेंशियल है। एट द एंड ऑफ ईच फेज अ रिव्यू टास्क review takes place to determine if the project is on the right path and whether or not continue or discard the project। तो बेसिकली होता क्या था, अभी जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, उसमें हम लोग क्या करते थे, रिव्यू करते थे। हमारे हर एक स्टेप में रिव्यू होता था और उसके डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट्स होते थे। तो अभी ये रिव्यू प्रोसेस में ही यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि वेदर वी आर, सो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी आपने जैसे प्रोजेक्ट लेने के टाइम में बोल दिया कि लेट्स से एक प्रोजेक्ट है, इसको 3 महीना लगेगा पूरा ओवरऑल रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके डेवलपमेंट से लेके एंड प्रोडक्ट आउटपुट आने के लिए। बट प्रॉब्लम इज विद द कस्टमर, कि कस्टमर को क्या बनाना है वही नहीं समझ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, अगर बिजनेस एनालिस्ट कस्टमर के साथ मिल रहा है और बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, दैट मीन्स उसका जो बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने का टाइम है वो ज़्यादा हो गया। उसने 1 से 1.5 महीना रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने को ही ले लिया, बट हमने एंटिसिपेट किया था कि बिजनेस एनालिस्ट 15 दिन में ही रिक्वायरमेंट गैदर करके वो डॉक्यूमेंट हमको दे देगा जिससे हम लोग आगे की चीज़ें करेंगे। तो अभी क्या होगा, 3 महीने का ही प्रोजेक्ट था, उसमें फिर जब 1.5 महीना लग गया तो फिर से वो डॉक्यूमेंट एनालाइज होगा। आई मीन उसमें चेक करेंगे कि सच में इतने दिन हमको लगेंगे क्या। अगर लेट्स से 1 महीने का डेवलपमेंट था तो फिर टेस्टिंग के लिए टाइम नहीं होगा और फिर उसमें दिक्कत आएगी। अगर फिर हमको फिर से कस्टमर के पास जाना पड़ेगा कि ये जो दिख रहा है प्रोजेक्ट ये 3 महीने में कंप्लीट नहीं होने वाला बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अभी आप बताओ कि आगे जाना आपको, बढ़ाना है टाइम ड्यूरेशन या फिर क्लोज करना है। दरवाजे बंद करो, इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके अपने को डिस्कार्ड करना है कि नहीं। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ सॉरी। सो तो यहाँ पे क्या होता है, तो बजटिंग होती है, क्योंकि अगर 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो 3 महीने का प्रोजेक्ट बजट होता है। बजट अगर डिफाइन हो गया है तो उसके बाद क्या होता है कि 3 महीने के ऊपर गया तो बजट बढ़ेगा, कस्टमर का अल्टीमेटली बजट बढ़ेगा तो वो भी बोलेगा कि मैं ज़्यादा पैसे क्यों दूँ अगर 3 महीने की बात हुई थी। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू देखते हैं कि प्रोजेक्ट को राइट पाथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक फेज में वो चीज़ हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, समझा ये चीज़? हाँ समझ। ओके। इन वाटरफॉल मॉडल फेजेस डू नॉट ओवरलैप विद ईच अदर। मैंने आपको बताया था सिक्वेंशियली होगा। आई मीन हम लोग ओवरलैप आगे के इसमें देखेंगे जिसमें कि आपको रिक्वायरमेंट के साथ डिज़ाइन भी चालू हो गया और डिज़ाइन के बाद कोडिंग और टेस्टिंग भी पैरेलल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे जो मैंने आपको बताया था अजाइल मेथोडोलॉजी। बस दिस इज द फर्स्ट मेथोडोलॉजी विच वी स्टार्टेड विथ। सो इसमें क्या होता था कि सिक्वेंशियली होता था, जब तक एक डॉक्यूमेंट को अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक दूसरा फेज चालू नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन वाटरफॉल। तो वाटरफॉल को अज्यूम कर लो कि इट्स अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? अगर अभी वाटरफॉल मॉडल अभी यूज नहीं होता है तो फिर आप बोल रहे हैं कि कोई कोई कंपनीज वाटरफॉल मॉडल हाँ, अभी भी यूज करती है तो फिर देखो उनको। मैं बताता हूँ कैसे यूज होती है। तो कैसा होता है ना, छोटी छोटी कंपनीज जैसे छोटे प्रोजेक्ट है, लेट्स से मोबाइल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है। अगर वो एक मोबाइल बनाने को 1 महीना लगता है तो उसमें समझ लो ना, उसमें अजाइल की जरूरत ही नहीं है। उसमें आपको पता रहेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के बाद डेवलपमेंट क्या करना है और टेस्टिंग क्या करना है। तो उसके लिए आप अजाइल में नहीं जाओगे क्योंकि अजाइल इटसेल्फ अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी जिसमें आपको मैं आगे बताऊंगा। बट छोटे प्रोजेक्ट जैसे मोबाइल डेवलपमेंट हो गया या फिर और छोटे जिसमें सिर्फ वेबसाइट बनाना है, वैसे अगर डेवलपमेंट रहा तो वी कैन स्टार्ट वर्किंग विथ वाटरफॉल मेथोडोलॉजी।
ऐसे अभी भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ये पूरा डिस्कार्ड हुआ है, बट कस्टमर को क्या सूट होने वाला है उसके डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं होता है, बट दिस इज अभी इसका बहुत कम यूज हो गया है। ठीक है। हाँ। हाँ, तो हाँ, तो ये जनरल ओवरव्यू देखो, जैसे सीक्वेंशियल हम लोग बात किए थे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ये बिल्कुल ऐसा ही आप ध्यान रखो कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो पढ़ा था। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस यहाँ पे जैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद ही सिस्टम डिजाइन। तो ये रिक्वायरमेंट कौन किया, तो बीए ने किया, उसके बाद हम लोग सिस्टम डिजाइन कौन करेगा, बेस्ड ऑन द डिस्कशन विद बीए, आर्किटेक्ट करेगा सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन होने के बाद जब डॉक्यूमेंट अपने को मिला अप्रूवल होने के बाद, तो इम्प्लीमेंटेशन में गया। इम्प्लीमेंटेशन देने से व्हाट, कि हम लोग इसमें कोडिंग करना चालू कर दिया। अभी कोडिंग कौन करेगा, तो डेवलपर करेगा। ठीक है, तो डेवलपर ने जब कोडिंग किया, उसने यूनिट टेस्टिंग किया, उसके बाद वो उसको टेस्टिंग को देगा। तो आप देखो, कोई भी चीज सिक्वेंशियल नहीं है, हर चीज सॉरी, कोई भी चीज पैरेलल नहीं है, हर चीज सिक्वेंशियल है। तो होता क्या है कि एक स्टेप खत्म होने के बाद ही दूसरा चालू होता है, तो दैट मीन्स आप डिपेंडेंट हो प्रीवियस स्टेप पे। यानी टेस्टिंग तभी चालू होगी जब ये पहले के 3 स्टेप्स खत्म होंगे। दैट मीन्स व्हाट, अगर 3 महीने का प्रोजेक्ट है और उसमें बोला है कि 2.5 महीने तक तो प्रोजेक्ट ही डेवलपमेंट ही चलता रहेगा, दैट मीन्स आप 2.5 महीने खाली बैठे रहोगे। आप सिर्फ टेस्ट केस लिख के बैठे हो, आपके पास फिर सिर्फ 15 दिन का काम है, उसके लिए आपको 3 महीने के लिए इंगेज किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में, ऐसे समझ लो। तो दिस इज व्हाट दी ओवरव्यू इज, आई मीन तब तक आप कुछ भी काम नहीं करोगे, इन द सेंस आपको वर्किंग कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए नहीं आएगा। आप मीन वाला आपके टेस्ट केसेस डेवलप कर लो, सब कर लो, लेकिन आपको खाली बैठना पड़ेगा, पर फिर उसके बाद आपको कुछ और काम नहीं मिलेगा। तो दिस इज लाइक हाउ वी वर्क ऑन। सो बट इसमें यही दिक्कत है कि अगर आपको 3 ढाई महीने खाली बिठाएंगे, तो वो दैट इज ऑल्सो कॉस्ट ईटिंग वाला थिंग है। तो इसके लिए ओवरकम करने के लिए कि अगर प्रोजेक्ट चालू हो तो हर एक बंदा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, इसके लिए इसको ओवरकम करने के लिए आगे जाके हम लोगों ने नए आई मीन आईटी इंडस्ट्री ने नए मॉडल्स डिफाइन किए हैं। तो जैसे टेस्टिंग होता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिस्टम एंड मेंटेनेंस। तो आप इसको जो साइकिल है, इसको यही कंसिडर कर लो कि अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो इसको ही स्टार्टिंग में देखा, और इसको फिर इसमें इश्यूज उनमें को आइडेंटिफाई हुए कि जब तक, अभी देखो, अभी इसमें क्या होता था, अगर आपने एक बार रिक्वायरमेंट दे दी और अगर लेट्स से 3 महीने का डेवलपमेंट है, तो 3 महीने तक ये होने के बाद ही कोई चेंज रिक्वेस्ट दे सकता है। लेकिन वो 3 महीने के 1 महीना हो गया, आपने रिक्वायरमेंट देके, उसके बाद कस्टमर को लगता है कि नहीं, मेरे को और भी चेंजेस चाहिए, तो फिर इस जब तक ये 3 महीने का खत्म नहीं होता डेवलपमेंट, तब तक कोई नया चेंजेस नहीं ले सकता है। तो इसमें ना रिजिड था ये, आई मीन दिस इज नॉट अ फ्लेक्सिबल मॉडल। तो ऐसे ऐसा होता था कि कस्टमर बोलता था यार मुझे ना कुछ और भी चेंजेस चाहिए, तो ये मॉडल में हम लोग वो चीज को, यानी कोई भी नए रिक्वायरमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे। तो जब तक हम लोग ये पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं करेंगे, हम लोग कोई नया चेंज नहीं ले सकते। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल, जिसको ओवरकम आगे के हम लोग इसमें देखेंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन वाटरफॉल मॉडल। देन इसका थोड़ा ओवरकम कहाँ हुआ, मीर से बात कर लो क्या बोलते हैं देखो। हाँ, सो आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल, सो इसका हम लोग देखेंगे क्या हुआ उसमें, इसमें क्या हम लोग नया करने वाले हैं। आई मीन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ iterative or incremental model over the top of waterfall model. So as the name suggested, the iterative model work in iteration on a given set of requirement or idea. तो हम लोग जो डेवलपमेंट करते हैं, तो उसको भी आइट्रेशन में, आइट्रेटिव वे में करते हैं। आई मीन हम लोग उसको डिवाइड करेंगे चंक्स में, और उसके हिसाब से उसको डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, सो बेसिकली इसमें देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है, सेकंड पॉइंट देखिए, द एन आइटरेटिव लाइफ साइकिल मॉडल डज नॉट अटेम्प्ट टू स्टार्ट विद फुल फुल स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। आई मीन यहाँ पे देखो, अभी हम लोग जो इसके पहले वाटरफॉल मॉडल में पढ़े, उसमें क्या देखा हमने, जब तक कि हमारा रिक्वायरमेंट फ्रीज नहीं हुआ, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट साइन ऑफ नहीं हुआ, उसके बाद हमने डिजाइन डॉक्यूमेंट नहीं चालू किया। बट यहाँ पे हमने ये ओवरकम किया कि थोड़ा बहुत पैरेलल हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन डॉक्यूमेंट बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डेवलपर स्टार्ट कर देगा बनाना, बिकॉज आर्किटेक्ट कुछ ना कुछ उसको देगा बनाने के लिए कि इस तरह का अपना डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बाद ही फिर हम आगे का चीजें स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ आइटरेटिव। बट आइटरेटिव के भी कुछ इश्यूज थे जो हम लोग देखेंगे, उसको ओवरकम करने के लिए आगे जाके किसने
कौन सा मॉडल पॉपुलर हुआ। तो दिस इज व्हाट दी आइटरेटिव का एक प्लस पॉइंट था कि आप थोड़े से रिक्वायरमेंट पे भी काम स्टार्ट कर सकते थे। इट्स नॉट लाइक कि आप पूरा का पूरा एक फेज या फिर बीए का रिक्वायरमेंट आने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे आओगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव सम प्रिविलेज ओवर द टॉप ऑफ वाटरफॉल मॉडल। So instead, development begin by specifying and implementation as part of the software, which can then be reviewed in order to identify further requirement. I mean, based on the छोटा सा requirement, हम लोग सारा development भी start कर देंगे जितना भी हमारे पास था। I mean, जितना BRD हमारे पास बना हुआ है, अभी भी डिस्कशन चल रहा है कस्टमर के साथ, बट एक होता है ना कि आपको एक बड़ा मॉडल, अपना हमारा एग्जांपल ले लेते हैं। वेट, आपको मैं दिखाता हूँ। लेट्स से कस्टमर ने बोला था फ्लाइट बुकिंग मॉड्यूल को बनाने के लिए, बीए को भी पता है कि ये इतने पेजेस बनने वाले हैं, लेकिन बीए ने बोल दिया मेरे को पता है कि रजिस्ट्रेशन पेज तो है ही है। आई मीन रजिस्ट्रेशन पेज उसको पता है कि कैसे बनने वाला है, क्या क्या फील्ड्स होगी, उसको पता है सर्च पेज क्या है, क्या क्या फील्ड्स होगी, उसको पता है सर्च रिजल्ट पेज है, क्या क्या फील्ड्स होगी, उसके बाद का पैसेंजर का किस तरह का फ्लो होगा, पेमेंट और कंफर्मेशन पेज। ये अभी भी डिस्कशन है विद द कस्टमर। तो वो क्या करेगा, ये जो तीन चीज उसको कंफर्म है कस्टमर के पेंट से, वो क्या करेगा, वो बताएगा किसको, आर्किटेक्ट को, कि भाई देखो तीन चीजें हैं जो मेरे को कंफर्म है, वी कैन स्टार्ट वर्किंग विद दिस डिटेल्स। तो अभी क्या होगा, ये रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का एक मॉड्यूल, फ्लाइट सर्च का जो मॉड्यूल है, और यहाँ पे फ्लाइट सर्च रिजल्ट पेज का मॉड्यूल है, ये क्या करेगा, ये रिक्वायरमेंट वॉक थ्रू करेगा टीम को। उसके बाद क्या करेगा, रिक्वायरमेंट वॉक थ्रू के बाद अपना आर्किटेक्ट उसका डिजाइन बनाएगा और उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना चालू कर देगा डेवलपर। क्योंकि इसको जो आर्किटेक्ट है उसको पता होगा कि ये डिस्कशन में है, आई मीन उसको थोड़ा तो नॉलेज होगा कि ये तीनों मॉड्यूल्स कैसे आने वाले हैं उसको, क्योंकि वो आर्किटेक्ट है उसको भी काफी नॉलेज होता है इंडस्ट्री का, तो उसको पता है कि किस तरह से मैनेज करने वाला है। इट जस्ट कि कस्टमर कुछ चीजों के कारण उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट उसके कारण हम लोग अपना डेवलपमेंट नहीं रोक सकते। तो आइटरेटिव में यही है फायदा कि आप अपना डेवलपमेंट बिगिन कर सकते हो बेस्ड ऑन द स्मॉल चंक ऑफ रिक्वायरमेंट ऑल्सो। और उसके बाद जैसे ही आप डेवलप भी करते हो तो यू हैव टू रिव्यू वॉट एवर द डेवलपमेंट यू हैव डन एज पार्ट ऑफ दैट रिक्वायरमेंट। रिव्यू होने के बाद उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें और क्या फर्दर रिक्वायरमेंट है, जिसके हिसाब से आप आगे का डेवलपमेंट करोगे। सो यहाँ पे यही फायदा था एक कि छोटा सा रिक्वायरमेंट भी आ गया तो भी आपने स्टार्ट कर दिया है आगे का डेवलपमेंट। सो आपने वेट नहीं किया, आपने अपने टीम को एंगेज करके प्रोजेक्ट को अगर 3 महीने का है और 3 महीने में ही कंप्लीट करना है, तो ये एक एक सक्सेसफुल मॉडल बना, जिसके कारण वर्क जैसे वाटरफॉल में हमको इश्यूज आ रहे थे, वैसे इसमें हमने थोड़ा सक्सेसफुल इस मॉडल को देखा। ठीक है, इन दिस प्रोसेस इज देन रिपीटेड, प्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर ईच साइकिल ऑफ द मॉडल। अभी इसमें क्या होता है, अभी देखो अगर हर बार न्यू वर्जन कैसे आता है, आई मीन आप लोगों ने जैसे रजिस्ट्रेशन सर्च, फ्लाइट सर्च पेज और फ्लाइट सर्च रिजल्ट पेज, ये तीन का डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग भी कर रहे हो। ठीक है, आपने ये तीनों पेजेस के बग्स भी निकाल लिया, आपने टेस्टिंग भी कर लिया, बट उसके बाद पता चला कि ये जो तीन मॉड्यूल्स है इनका भी डेवलपमेंट हो गया और इसका आपको टेस्टिंग करना चालू करने वाले। दैट मीन्स व्हाट, ये तीन आपने तो टेस्ट किए ही किए हैं, बट लेकिन ये जो फ्लाइट सर्च के बाद जो पैक्स डिटेल है ये भी आएगा, पेमेंट पेज है वो भी आएगा, और उसके बाद कंफर्मेशन पेज है वो भी आएगा। इससे क्या आपको समझ में आएगा कि जो भी डिटेल्स है, जो भी डिटेल्स है आपको ये भी टेस्ट करना है। आई मीन दिस इज द न्यू वर्जन इनटू द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था जिसमें आपने डेवलपमेंट से लेकर टेस्टिंग भी किया, बट बाद में जब रिक्वायरमेंट कंफर्म हुआ तो आगे के ये तीन मॉड्यूल्स भी आ गए। सो दैट मीन्स यू गॉट द अपडेटेड वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दैट मीन्स आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो लेकिन उसमें आपको अपडेटेड वर्जन्स आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट्स देयर इन इटरेटिव मॉडल। सो आपको हमेशा नया वर्जन का कुछ ना कुछ टेस्टिंग करने मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? आगे मैं दिखाता हूँ क्या है अब और भी। तो अभी वी विल कंटिन्यू विद द सेम। So based on the idea of or requirement, a skeleton product or piece of the product is created in the first iteration. Then it is reviewed and improved
in the next iteration. ठीक है. So based on the idea of the requirement, a skeleton or a piece of product is created in this first iteration, then it is reviewed as and improved in the next. हाँ, so basically होता क्या है, अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये डायग्राम से आप समझो, ये बिल्ड 1 है, बिल्ड 2 है और बिल्ड n है. अभी यहाँ पे आप ये समझो कि फर्स्ट बिल्ड 1 है, बिल्ड 1 में अपने को क्या मिला, तो ये 3 मॉड्यूल मिले. 3 मॉड्यूल मिलने के बाद ये आपने टेस्ट किया, सब कुछ किया, उसके बाद ये बिल्ड 2 आया. आई I मीन mean, आपको बिल्ड 1 टेस्ट होने के बाद बिल्ड 2 आया, तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखो बिल्ड 1 में आपने सब कुछ किया, आपने डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ. तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, आई मीन इसमें आपको यहाँ पे क्या हुआ, आर्किटेक्ट ने भी डिज़ाइन किया, उसके बाद उसका डेवलपमेंट हो गया, फिर उसके बाद उसका टेस्टिंग हुआ और उसको फिर आपने बोल दिया कि वी कैन गिव इट फॉर नेक्स्ट लेवल. आई मीन प्रोडक्शन में भी ले जा सकते हो या फिर उसको फिलहाल रोक सकते हो क्योंकि वो कंप्लीटेड एप्लीकेशन नहीं है. तो होता क्या है इसमें, आई मीन यू विल प्रोसेस प्रोड्यू जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें आप देखोगे कि हम लोग सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं. बिल्ड 1 के लिए, 3 मॉड्यूल के लिए हम लोगों ने सेम किया, फिर से बिल्ड 2 में हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट 2 मॉड्यूल्स हमने सेम वे में किया टेस्टिंग, और उसके बाद ऐसा बिल्ड है. अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम लोगों ने इस एग्जांपल में सिर्फ 2 बिल्ड लिखे हैं, जिसमें हमने बिल्ड 1 में बोला कि 3 मॉड्यूल्स आए हैं और सेकंड बिल्ड में ऐसे 3 मॉड्यूल्स आए हैं. अगर ऐसा एप्लीकेशन बहुत बड़ा है तो अगर एप्लीकेशन बहुत बड़ा है तो आपको ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल्स और या फिर मल्टीपल बिल्ड्स में उसको चंक्स में डेवलप करना पड़ेगा. तो आई मीन दिस इज व्हाट द बेनिफिट इज कि इंक्रीमेंटल मॉड्यूल का ये था कि, बट इसमें भी एक ड्रॉबैक है. आई मीन इसमें ड्रॉबैक ऐसा है कि जब तक आप बिल्ड 1 कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप बिल्ड 2 के लिए नहीं जाने वाले हो. आई मीन दिस इज आल्सो नॉट अ पैरेलल एक्टिविटी. आप एक आइट्रेशन खत्म होने के बाद ही सेकंड में जाओगे. तो यहाँ पे भी ये एक ड्रॉबैक ही बोल लो, लेकिन इसको भी ओवरकम हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे. सो यहाँ पे हर एक चीज़ को ना रिव्यू भी होता है. आई मीन यहाँ पे आपने बिल्ड 1 में क्या क्या गलतियाँ की है, उसको रिव्यू के होने के बाद नेक्स्ट जो बिल्ड है उसमें आप उसको ओवरकम करोगे कि हमने जो गलतियाँ की है उसको दोहराना नहीं है और आगे बढ़ना है, हमें और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें हेल्प उससे मिलने वाली है. तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो रिक्वायरमेंट हमने देखा उसमें से ही चंक्स में हम लोग उसको डेवलप करना चालू किया है. दैट मीन्स जब तक हमको एक छोटा अप्रूवल मिल गया है उसके हिसाब से हम लोगों ने बिल्ड 1 बनाया, उसके बाद रिमेनिंग बीए टीम कस्टमर के साथ बात कर रही है, रिक्वायरमेंट फ्रीज कर रही है, उसके बाद उसके लिए हम लोग बिल्ड 2 के लिए रेडी हो रहे हैं. सो दिस इज हाउ इंक्रीमेंटल मॉडल वर्क्स. So the cycle continues and the product is improvised in each of the iteration. I mean यहाँ पे देखो अभी प्रोडक्ट इम्प्रोवाइज कैसे होगा. अगर आप चेक करोगे, ये जो रजिस्ट्रेशन लॉगिन, ये जो पहला बिल्ड था ये आपने पहले टेस्ट कर लिया, आपको फिर ये नया बिल्ड मिला. नया बिल्ड में क्या है, बिल्ड 2. बिल्ड 2 जब आया है ना, तो ये बिल्ड 1 के साथ इंटीग्रेट हो गया है. दैट मीन्स व्हाट, आप जब बिल्ड 2 टेस्ट कर रहे हो तो होल बिल्ड टेस्ट कर रहे हो. आई मीन ये पूरा का पूरा टेस्ट कर रहे हो, आप ये पूरा का पूरा टेस्ट कर रहे हो. दैट मीन्स व्हाट, आपने जो 3 ये जो मॉड्यूल टेस्ट किए थे इसको फिर से रीटेस्ट करने वाले हो. अगर इसमें आपका पहली बार टेस्टिंग में कुछ छूट गया है तो आप इसको फिर से रीटेस्ट करके आप उसके इश्यूज ओवरकम कर सकते हो. इसके लिए बोलते हैं कि यू कैन प्रोडक्ट कैन इम्प्रोवाइज, क्योंकि आपने देखो ये जो टेस्ट किया है इसको फिर से टेस्टिंग कर रहे हो. इसका मतलब क्या है कि आप इंश्योर कर रहे हो कि वहाँ पे अब कोई इशू होगा ही नहीं होगा. सो दिस इज हाउ इट यू आर इंश्योरिंग दैट कि हमारा प्रोडक्ट बग फ्री हो, एंड इससे हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ. बट इसमें एक और ड्रॉबैक मिला. इसमें ड्रॉबैक ये था कि जैसे से रिक्वायरमेंट जब तक आपका मैंने आपने डेवलपमेंट चालू कर दिया, ठीक है, आपने ये फर्स्ट बिल्ड के लिए डेवलपमेंट चालू कर दिया, उसी दौरान 1-2 वीक में आपको दूसरे बिल्ड के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका आपको अप्रूवल मिल गया. बट हियर व्हाट इज द प्रॉब्लम इज कि आप नेक्स्ट बिल्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका पूरा टीम यहाँ बिल्ड 1 में एंगेज है. आई मीन यहाँ पे आप पैरेलल एक्टिविटी नहीं कर सकते. जब तक ये बिल्ड 1 कंप्लीट नहीं हुआ डेवलपमेंट तब तक आप बिल्ड 2 पिक नहीं करोगे. तो यहाँ पे इसका एक और प्रॉब्लम हो गया कि आई मीन डेवलपमेंट आप स्मॉल रिक्वायरमेंट से स्टार्ट तो कर रहे हो लेकिन इसको पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो. तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम हियर इन द आइटरेटिव मॉडल.
आप नया रिक्वायरमेंट ले तो पा रहे हो, नया रिक्वायरमेंट कैसे ले पा रहे हो, क्योंकि आपने स्मॉल रिक्वायरमेंट से ही आपने बिल्ड स्टार्ट कर दिया। नया रिक्वायरमेंट आया तो आपने बिल्ड 2 में कवर कर लिया, और कुछ नया आया तो आपने बिल्ड 3 में कर लिया। लेकिन आप एग्जिस्टिंग बिल्ड में ही, बिल्ड 1 में ही नया रिक्वायरमेंट ले रहे हो, ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत थी, उसको हम आगे के जाके इंडस्ट्री में उसको भी ओवरकम किया। तो वी विल स्टडी दैट आल्सो। तो अभी आइटरेटिव में कोई क्वेश्चन है? नो। ओके, सो आइटरेटिव ऐसा था। देन वी हैव स्पाइरल मॉडल। सो स्पाइरल मॉडल तो मैं आपको बताता हूँ, कहीं यूज ही नहीं होता, बट अभी ऐसा सेक ऑफ पढ़ना है इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। बट अगर आप इसको स्किप भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, स्पाइरल कोई पूछता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वाटरफॉल है, फिर आपका ये जो हमने इंक्रीमेंटल पढ़ा वो आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद अजाइल पता होना चाहिए। स्पाइरल कभी कोई पूछा तो पूछा, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। स्पाइरल को यूज ही नहीं करता है, ठीक है, इट जस्ट वो मॉडल बना के रखा है, बट इट इज नॉट इन यूज, कोई यूज नहीं करता। मैंने अभी तक तो अपने लाइफ में देखा नहीं कि कोई स्पाइरल मॉडल यूज कर रहा है। But let's see what we have in spiral model. The spiral model is similar to the incremental model with more emphasis is placed on the risk analysis. I mean, इसमें क्या होता था अभी, इवन इन इंक्रीमेंटल मॉडल आप रिस्क को एनालाइज नहीं करते थे। आई मीन अपना प्रोजेक्ट टाइमलाइन में जा रहा है कि नहीं, कोई इशू है तो नहीं, या फिर हम लोग टाइमलाइन मीट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी रिस्क है, रिस्क टू द प्रोजेक्ट है। अगर आप टाइमलाइन मीट नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स इट्स अ रिस्क। एंड ये रिस्क हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट भी जा सकता है, आपका कस्टमर बिल पे नहीं करेगा आपको, ये सारे रिस्क हो सकते हैं। तो आप ये सब को रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, आप रिस्क को मिटिगेट करोगे। आई मीन जो भी रिस्क दिख रहा है उसको कैसे मैं मिटिगेट करूं, ताकि अपना डिलीवरी भी टाइम पे हो। अगर 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो 3 महीने में डिलीवर होना चाहिए, और विदाउट एनी इश्यूज होना चाहिए। तो आपको टाइम टू टाइम रिस्क को एनालाइज करना है कि क्या रिस्क हो सकता है फ्यूचर में, उसको अभी हम लोग ओवरकम करें। तो ओवरकम ऑफ द रिस्क उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग आईटी इंडस्ट्री में उसको बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन, यानी आप मिटिगेट कर रहे हो रिस्क को, ठीक है। तो ये स्पाइरल मॉडल में यहाँ पे रिस्क एनालिसिस और मिटिगेशन ऑफ द रिस्क भी रहेगा। द स्पाइरल मॉडल हैज 4 phases: प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवोल्यूशन, ठीक है। सो वी हैव 4 phases इन स्पाइरल मॉडल, which is like planning, risk analysis, engineering and evolution। हम लोग आगे देखेंगे with the help of डायग्राम की क्या होता है इसमें, ठीक है। A software project repeatedly passes through these phases in iterations called spiral in the model। So basically हर एक बिल्ड जो भी आएगी, यानी इंक्रीमेंटल का ही ये नेक्स्ट फेज है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी फेज है, जैसे बिल्ड 1 है, बिल्ड 1 को हम लोग एक एक इसमें देखेंगे कि वो उसका प्लानिंग बराबर हुआ कि नहीं। प्लानिंग होने के बाद हम लोग देखेंगे उसका रिस्क एनालिसिस, है ये इसमें कोई रिस्क तो नहीं है हमारे, इससे डिलीवरी इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, हमारा प्रोजेक्ट टाइमलाइन तो इफेक्ट नहीं हो रही, ये सारी चीजें हम लोग एनालाइज करेंगे। इसके बाद इसका इंजीनियरिंग और इवोल्यूशन, है हम लोग किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। और ये सारी चीजें कहाँ पे कवर होगी, तो दिस इज कवर्ड इन स्पाइरल मॉडल, ठीक है। In the baseline spiral, starting in the planning phase, requirements are gathered and risk is assisted। So basically क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपको मैं दिखाई देता हूँ। हाँ, तो अगर हमने जैसे बोला था, पढ़ा था हमने, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, इवोल्यूशन। आप यहाँ से देखो, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहाँ पे आया, तो प्लानिंग में आया। तो प्लानिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रॉपर हुआ कि नहीं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं कि हम लोग जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का टाइम था वो प्रॉपर हुआ कि नहीं। हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ऑन टाइम हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की नहीं की। उसके बाद जो प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, जो हम लोग वायर फ्रेम बात कर रहे थे ना, जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जो बताया जाता है कि इस तरह से एप्लीकेशन बनने वाला है और ये सब दिखने वाला है। तो ये प्रोटोटाइप्स हम बताते हैं, और उस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये कस्टमर से अप्रूव्ड हो। ये सारी चीजें कस्टमर से अप्रूव होने के बाद अगर हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, देयर विल बी लेस प्रॉब्लम कि कस्टमर का कोई एस्केलेशन आए कि ये प्रोडक्ट तो हमने जो बनाने को बोला था वैसा नहीं बना है। ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा देखा गया था कि इवन दो वी आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू भी करवा रहे हैं, फिर भी ऐसा होता था कि कस्टमर एस्केलेट करता था कि मैंने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया था और आपने कुछ और बनाया था।
तो इसके लिए टाइम टू टाइम अगर रिस्क एनालिसिस और रिव्यू अगर कस्टमर के साथ होता रहा, तो एंड में प्रोडक्ट अगर बन रहा है, एंड में आने के बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन दी प्रोटोटाइपिंग। नाउ इसमें आप देखो इंजीनियरिंग, अभी इंजीनियरिंग का पार्ट क्या है, तो कोडिंग और टेस्टिंग। आई मीन इंजीनियरिंग इन द सेंस यहाँ पे आपका पूरा डेवलपमेंट और टेस्टिंग आएगा। आई मीन जो भी आपका अप्रूवल होके रिस्क एनालिसिस में सारा आपका गैदरिंग रिक्वायरमेंट भी देख लिया, उसको एनालाइज कर दिया उसमें कोई रिस्क है कि नहीं, प्रोटोटाइप भी अप्रूव हो गया, उसके बाद कहाँ पे यहाँ पे ना कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे अभी आपके जो टीम के डेवलपर्स है और टेस्टर्स है, यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसको यहाँ पे इसलिए इंजीनियरिंग के इसमें रखा हुआ है। तो इंजीनियरिंग में आपका कोडिंग और टेस्टिंग आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, तो इवोल्यूशन। अब यहाँ पे कस्टमर इवोल्यूशन, यानी कस्टमर क्या देखेगा, कस्टमर देखेगा कि अभी अपना जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से स्टेबल है कि नहीं, और उसमें कुछ और गुंजाइश है क्या काम करने की। तो अगर आप देखोगे, देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ही है, लेकिन ये इवॉल्व हो रहा है। आई मीन यहाँ से स्टार्ट हुआ रिक्वायरमेंट गैदरिंग से, रिसर्च से, कोडिंग टेस्टिंग, उसके बाद फिर से कस्टमर का इवोल्यूशन हुआ, उसने चेक किया कि यार जो प्रोजेक्ट है उसमें मेरे को और भी चीज़ें चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कल एग्जांपल कि फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन है, बट अगर उनका अकाउंट टीम बोलता है कि मेरे को रिपोर्ट्स भी चाहिए, मेरे को पोर्टल से रिपोर्ट निकालना बहुत ईजी नहीं है क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, इंस्टेड ऑफ दैट मुझे एक्सेल रिपोर्ट दो। तो ये दिस इज द न्यू रिक्वायरमेंट। अभी यहाँ पे कस्टमर इवोल्यूशन, अभी यहाँ पे कस्टमर इवेल्युएट करेगा कि अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोल रहा है तो सच में ये यूजफुल रिक्वायरमेंट है कि नहीं, जिसको हम लोग कन्वर्ट करें नेक्स्ट चेंज रिक्वेस्ट के लिए। तो ये देखो यहाँ पे फिर से अगर लेट्स से ये रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, क्योंकि अगर रिपोर्ट बोल रहा है तो ऐसे ही नहीं बन जाएगी, उसका फिर से रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, लेकिन उसको चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट को फिर से उसका एनालाइज होगा, उसका प्रोटोटाइप बनेगा, फिर से उसके कोडिंग। सो दिस इज लाइक इवॉल्विंग, दिस इज लाइक स्पाइरल में ही आप हर एक चीज का रिस्क एनालिसिस कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, इवोल्यूशन हो रहा है। और ये अल्टीमेटली क्या बताता है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे देखो आप जितना काम करवाओगे उतना कॉस्ट बढ़ते जाएगा। आई मीन स्टार्टिंग होगा कुछ अमाउंट से, बट जैसे जैसे और भी आप उसमें ऐड करते जाओगे, टीम बढ़ते जाएगी, टीम का साइज बढ़ते जाएगा, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो दिस ऑलवेज इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जितना नया रिक्वायरमेंट आएगा उतना ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको एग्जिस्टिंग टीम भी चलानी है प्रोजेक्ट में, और नया रिक्वायरमेंट है तो कुछ नए लोग भी लेके आना है। तो दिस इज हाउ इट इंक्रीज द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज वेल। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं फिर क्या है, द बेसलाइन स्पाइरल स्टार्टिंग इन द प्लानिंग फेज, रिक्वायरमेंट इन गैदरिंग एंड रिस्क सर्च। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे प्लानिंग फेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, रिस्क एनालिसिस एंड प्रोटोटाइपिंग कहाँ पे होता है, तो रिस्क एनालिसिस फेज में होता है। सो आप इसको अगर देखोगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। दिस इज लाइक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। तो each subsequent spiral builds on the baseline spiral. So each subsequent spiral builds on the baseline spiral. So basically अगर आप देखोगे तो अगर ये बेसलाइन स्पाइरल है ना, यहाँ पे आप देखो आपने स्टार्ट कहाँ से किया, तो आपने यहाँ से रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट किया, फिर ये पूरा आपका पूरा एक लाइफ साइकिल होने के बाद ही फिर से यहाँ पे जा रहा है। तो ये नया है उसका स्पाइरल चालू हुआ। तो ये वही है कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो इस सब्सिक्वेंट स्पाइरल बिल्ड्स ऑन द बेसलाइन स्पाइरल। तो इस तरह से वो ना स्टार्ट होगा। Requirements are gathered during the planning phase. A prototype is produced at the end of the risk phase. So आप अगर देखोगे यहाँ पे requirement gathered during the planning phase, अगर आप देखोगे requirement gathering is during the planning phase, और उसके बाद उस चीज का risk analysis होगा यानी risk analysis phase में, और यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप भी देगा। तो वही बता रहा है कि हर एक फेज में क्या होने वाला है। प्लानिंग फेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, रिस्क एनालिसिस फेज में आपको देखना है तो रिस्क एनालिसिस है, और प्रोटोटाइपिंग है। So this is what we have in this sentence. Now what we have, the software is produced in the engineering phase along with testing at the end of the phase. So अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग फेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेज में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ना कोडिंग और टेस्टिंग दोनों हो रही है। तो यहाँ पे दोनों भी पैरेलली चल रहा है इंजीनियरिंग फेज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, द इवोल्यूशन फेज अलाउ द कस्टमर टू एवेल्युएट द आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट टू डेट बिफोर द प्रोजेक्ट कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट स्पाइरल। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने अगर लेट्स से फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट दिया,
रिक्वायरमेंट आने के बाद यहाँ पे रिस्क एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट को पहले प्रॉपर चेक किया, उसका प्रोटोटाइप बना, आपने रिस्क एनालिसिस किया कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद ये कहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इंजीनियरिंग में जहाँ पे कोडिंग और टेस्टिंग हुआ। कोडिंग टेस्टिंग होने के बाद कस्टमर के पास आया, कस्टमर ने एंड यूजर को यूज करने दिया। उसके बाद एंड यूजर से पता चला कि जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट ने बोला कि मुझे रिपोर्ट चाहिए है एक्सेल फॉर्म में, मैं सिस्टम से नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो उसके लिए फिर कस्टमर ने इवेल्युएट किया कि वेदर दिस इज द रिक्वायरमेंट और नॉट। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, ऐसे बहुत बड़े बड़े रिक्वायरमेंट्स निकलते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट बनने के बाद आते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट क्यों कंटिन्यूअसली सालों साल चलता है, क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट बन गया ना, कोई भी चीज बन गई तो उसमें ना ऐसा लगता है कि यार ये भी होता ना तो अच्छा होता, ये भी होता ना तो ना अच्छा होता। तो ये सारी चीजें क्या होती है, दीज आर द न्यू रिक्वायरमेंट। तो ये नई रिक्वायरमेंट हमेशा नया डेवलपमेंट लाती है और नया रिक्वायरमेंट लाती है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आप चेक करोगे, इवेल्युएट करेगा, कौन करेगा, तो कस्टमर इवेल्युएट करेगा कि वेदर टू कंटिन्यू विद द न्यू रिक्वायरमेंट और नॉट। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द स्पाइरल। और नेक्स्ट स्पाइरल में आएगा तो दैट मीन्स आप यहाँ पे देखो, आपका ये आपका डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद ये स्पाइरल में आपने रिपोर्ट डेवलपमेंट का काम किया, उसके बाद फिर से कस्टमर कुछ देखेगा, कोई नया रिक्वायरमेंट आएगा तो नया स्पाइरल उसका चालू होगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन स्पाइरल मॉडल। और अल्टीमेटली ये कॉस्ट को इफेक्ट करता है, क्योंकि जितना भी टाइम अगर प्रोजेक्ट चलता है तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव इन इंक्रीमेंटल मॉडल, सॉरी स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ, इंटरव्यूअर भी कोई पूछता नहीं है, कहीं कोई यूज भी नहीं करता है, तो अगर आप इसको स्किप भी किया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, Okay. yeah, so spiral is not in use nowhere, but this is very important। agile मॉडल इसका हम लोग अलग से देखेंगे। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ, बट agile इज द मॉडल विच वी यूज राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। काफी सालों से ये यूज में आ रहा है, और दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल मॉडल। आई मीन इसमें आपको जो दिखेगा ना कि आप नया रिक्वायरमेंट ले सकते हो, कभी भी कस्टमर से नई चीजें लोगे, नया रिक्वायरमेंट ले सकते हो, नया डेवलपमेंट ले सकते हो, कस्टमर प्रायोरिटाइज भी कर सकता है, डीप्रायोरिटाइज भी कर सकता है रिक्वायरमेंट को। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, तो अजाइल मॉडल में। तो अजाइल मॉडल क्या है, तो अजाइल डेवलपमेंट मॉडल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। ये इंक्रीमेंटल मॉडल का ही पार्ट है, लेकिन अजाइल में एक प्लस पॉइंट क्या था, प्लस पॉइंट ये है कि इंक्रीमेंटल में हमने देखा कि एक जब मॉड्यूल 1 खत्म होगा तभी मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा। बट अजाइल में ऐसा है कि आप मल्टीपल टीम बना सकते हो। एक मॉड्यूल 1 बनाने के लिए एक पूरी डेडिकेट टीम होगी, मॉड्यूल 2 बनाने के लिए डेडिकेटेड टीम होगी। तो अजाइल ऐसा बोलता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट अगर रेडी है तो आप उसको मल्टीपल टीम में भी डिवाइड कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप डेवलपमेंट को और फास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अपना इंक्रीमेंटल मॉडल में जो इशू था, जो सीक्वेंशियल में ही चल रहा था, यहाँ पे आप पैरेलल भी चला सकते हो। दिस इज व्हाट वी हैव इन अजाइल। सो हाउ इट ओवरकम, हमने जो इंक्रीमेंटल में इश्यूज फेस किए थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे ओवरकम किया। तो सॉफ्टवेयर इज डेवलप इन इंक्रीमेंटल रैपिड साइकिल। सो अगर आप मल्टीपल टीम बना रहे हो, दैट मीन्स मॉड्यूल बनाने के लिए एक टीम बना दी, मॉड्यूल 2 बनाने के लिए एक टीम बना दिया। एक मॉड्यूल बनाने को 15 दिन अगर लग रहा है, तो दोनों मॉड्यूल बनाने को अगर 30 दिन लगने वाला था, अगर आप इंक्रीमेंटल में जा रहे हो, तो अल्टीमेटली 2 टीम बनाने से क्या हो गया, 15 दिन में ही 2 मॉडल यानी 2 बिल्ड बन के रेडी हो गया। आई मीन बिल्ड 1 और बिल्ड 2 15 दिन में ही हमें दोनों भी मिल गया। तो इस हिसाब से वो पूरा पूरा एस्टिमेट करते हैं कि मुझे कितना रैपिडली डेवलप करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जो ज़्यादा टीम बनाओगे तो कॉस्ट भी उतना आता है, क्योंकि आप डेवलपर इंगेज कर रहे हो और उसका फिर कॉस्टिंग अलग से बनेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप ज़्यादा लोगों को इंगेज करोगे तो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। बट इसमें एक ये प्लस पॉइंट है कि आपको कस्टमर को रैपिड बहुत जल्दी ही यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी यूज़ करने के लिए। This result in small incremental release with each release built on previous functionality. This is a small incremental release with each release built. हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपने बिल्ड 1 बनाया, बिल्ड 2 बनाया। अब इसमें कैसा होता है कि स्मॉल स्मॉल रिलीजेस, आई मीन अगर लेट्स से बिल्ड 1 जो आपने देखा था, वो बिल्ड 1 बनाने के लिए ही 2 महीने लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे अजाइल में कैसा होता है कि आप उसको भी डिवाइड कर सकते हो। आई मीन बिल्ड को भी आधा आधा डिवाइड कर लोगे। बिल्ड 1 को ही आपने बोला कि मैंने बिल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले आपका बिल्ड में आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन पेज बनाऊंगा। बिल्ड 1 में बोला कि मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन बनाऊंगा और लॉगिन बनाऊंगा।
क्योंकि ये मेरा 15 दिन में बन सकता है। उसके बाद क्या बोलूँगा कि मैं फ्लाइट सर्च पेज और ये फ्लाइट सर्च पेज है, इसको 15 दिन में बनाऊँगा। दैट मीन्स क्या, ये 1 महीने में बन जाएगा और 1 महीने में ये बनने वाला है। तो 2 महीने का अगर ये डेवलपमेंट टास्क था बिल्ड 1 का, तो आपने बाइफरकेशन क्या किया कि 15 दिन में आप ये बनाओगे, 15 दिन में ये बनाओगे और आगे वाले 1 महीने में ये। तो क्या हुआ इसका फ़ायदा कि रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मॉड्यूल सबसे पहले बना 15 दिन में, इसको आपने डेवलपर से बनवा लिया और टेस्टर से टेस्ट भी करवा लिया। दैट मीन्स व्हाट, जितना काम हो गया उसको आपने वेरीफाई भी करवा लिया। आई मीन एक वर्किंग मॉडल आपने पहले ही वेरीफाई करवा लिया। उसके बाद 15 दिन बाद फ्लाइट सर्च पेज आया। इसने क्या किया, फ्लाइट सर्च पेज में देखा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसके साथ इंटीग्रेट भी होगा। आई मीन यहाँ का जो यूजर है यहाँ पे यूज कर रहा है, तो उसके यूजर के नेम्स वेम्स दिखना चाहिए। लॉगिन जो होता है ना, वैसा अकाउंट डिटेल्स दिखनी चाहिए। तो इस पेज में, सर्च पेज में उसको सारा फंक्शनलिटी दिखेगा। दैट मीन्स 15 दिन में ये सारी चीजें भी टेस्ट करना चालू कर देगा टेस्टर्स। दैट मीन्स अगर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को जितना भी टाइमलाइन था उसमें ये जो इंटीग्रेशन है ये बार बार टेस्ट होगा, इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और भी अच्छी होगी। इसके लिए इसमें स्मॉल स्मॉल डेवलपमेंट्स को हम लोग और भी चंक्स में डिवाइड करते हैं, ताकि वी गेट अ प्रॉपर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट उसके लिए। तो ईच रिलीज इज थॉरली टेस्टेड टू इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज मेंटेन। हमने जैसे बताया मैंने, अगर आप अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन को आप थरोली चेक करोगे। ऐसा नहीं कि मेरे को तो बाद में टेस्ट करने वाला ही हूँ फ्लाइट सर्च के साथ, तो इसको मैं बाद में ही टेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि इसमें एक भी बग्स ना हो। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो ये आपको टेस्ट करने के बाद डेमो भी देना पड़ता है कस्टमर को कि यार ये फंक्शनलिटी टेस्ट हो गई है एंड वी कैन गिव इट फॉर यू ऑल्सो, कि वेरीफाई कर लो कि रजिस्ट्रेशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए कि नहीं। तो यहाँ पे कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे कस्टमर को हम दिखाते रहते हैं कि क्या क्या बनाया हमने, उसके हिसाब से वो वेरीफाई भी कर सकता है कि जो उसने बनाने बोला था रजिस्ट्रेशन पेज में और लॉगिन पेज में वैसे ही फील्ड है कि नहीं, वैसे ही वैलिडेशंस लगे कि नहीं। तो इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। इट इज यूज फॉर टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन। आई मीन टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन है ना, जैसे अगर मैं जैसे फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन है, मुझे पता है पहले से ही मार्केट में बहुत सारी फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी आए और नए से नए फीचर मैं उसको जल्दी दे पाऊँ। अगर मैं 6 महीने साल भर एक ही फीचर बनाने के लिए लगा दूंगा और एक एप्लीकेशन को बनाने को लगा दूंगा, दैट मीन्स क्या, मेरे पास और कंपटीशन बढ़ते जाएगा, तो मेरा फिर प्रोडक्ट फेमस कैसे होगा। इसको फिर स्पीड अप करने के लिए अजाइल आया है, और अजाइल से टाइम टू मार्केट कम हो गया। टाइम टू मार्केट क्या होता है, अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट सोचा है, कोई डिस्काउंट जैसे बिग बिलियन डे सेल है, वो अगर सोचा था कॉन्सेप्ट, तो वो कैसा होता है ना, वो पहले से डिफाइन करते हैं कि मेरे को ये डेट से ये डेट में डालना है बिग बिलियन डे। एंड यूजर को पता चलता है सिर्फ डेट्स, बट उसके पीछे की जो तैयारी है वो महीनों से चालू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो टाइम में प्रॉपर प्रोडक्ट दिखने चाहिए, कुछ फेलियर्स होने नहीं चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जा रहे हो, एंड यूजर खरीदने जा रहा है, तो खरीदने देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है सिर्फ 3 दिन का सेल है लेकिन उसके लिए तैयारी पूरा का पूरा कंपनी करती है, तो वो पहले से स्टार्ट हो जाता है और ये सारा प्लानिंग होती है। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल। क्यों होता है, क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि आपको यूजर बहुत आने वाले हैं, कंपटीशन भी मार्केट में बहुत है, तो आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को देना है। तो दिस इज हाउ वी हैव इन अजाइल। Extreme programming is currently one of the most well-known agile development life cycle model. So इसको हम लोग extreme programming भी बोलते हैं। This is one of the different name to the agile development life cycle. So आप अगर mostly इसको agile ही बोलते हैं, extreme programming कोई इंटरव्यू में भी यूज नहीं करता, बट दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव नेम फॉर दिस uh, agile methodology. So agile methodology इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कल देखते हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझा ना अजाइल का, क्योंकि हाँ, ये सिंपली ऐसा बोलना, मतलब अगर ऐसा बोलो तो इंक्रीमेंटल मॉडल में कुछ मॉडल्स बिल्ड करते हैं और फिर उसको फिर टेस्टिंग किया जाता है, हाँ मतलब और अजाइल मॉडल में सिंपली जैसे एक बन गया, रजिस्ट्रेशन पेज बन गया तो उसको टेस्टिंग के लिए भेज दो, हाँ हाँ, फिर दूसरा हो गया तो फिर उसको टेस्टिंग के लिए बट भेज ये दो, सब ऐसे पैरेलल होगा। मतलब। आई मीन इसमें पूरी की पूरी हाँ, टीम ही पैरेलल, पैरेलल हाँ। होगी। हाँ, आई मीन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही टीम के साथ काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है मल्टीपल टीम के साथ काम कर रहे हो।
प्रोजेक्ट अगर का बजट ज़्यादा है तो वो अगर 2 टीम भी हैंडल कर सकता है तो आपका पूरा का पूरा टीम 2 टीम में स्प्लिट होगा। तो ये मैं बताऊँगा ये सब क्या है, उसके हिसाब से फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इट विल टेक टाइम। अजाइल पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, इसके लिए मैं इसको कल के लिए रखा है। क्योंकि अजाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार समझ गया किस तरह से अजाइल चलता है